सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इसका 2020 का बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका सेक्शन ए करेंगे। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है ये आपका एमसीक्यू बेस्ड है और 1 मार्क्स का है। ये एक सेट का है, इसी तरह और भी सेट है, उसकी वीडियो अलग से मैं ले आऊँगा। वहाँ जो बिल्कुल अलग क्वेश्चन होंगे वही डिस्कस होंगे। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, अगर दूसरे सेट में सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगी तो उसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा वही डिस्कस होगा। यहाँ तो सारे ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। सारे का मतलब वो जो हमारे टर्म 1 के सिलेबस में है उन्हीं चैप्टर के और उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला चैप्टर जो पॉलिनोमियल का है उसका क्वेश्चन है। वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको पॉलिनोमियल दिया है x² + 3x + k। इसका एक आपको जीरो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है 2। आपको k की वैल्यू बतानी है। तो 2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें हम 2 को पुट कर दें x की जगह तो इक्वेशन हमारी इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो x की जगह हम 2 कर देते हैं, x² है यानी 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 2 6 हो जाएगा, प्लस k ये इक्वल होगा हमारा 0 के, ये 10 हो जाएगा तो k की वैल्यू -10 हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही है। सेकंड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर इज। एक प्राइम नंबर है, उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं टोटल आपको बताने हैं। तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद और दूसरा आपका 1। ठीक है, जैसे 7 एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे, यानी 1 7 को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, और 7 इसका दूसरा फैक्टर होगा, यानी 7 भी 7 को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। ठीक है, तो 1 और 7 इसके फैक्टर होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। सी, इसी तरीके से हर प्राइम नंबर की यही कंडीशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम आपको दिया है -5 और उनका प्रोडक्ट दिया है आपको 6। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कि क्या होगी। तो हमें सम और प्रोडक्ट दिया हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, यानी पॉलिनोमियल बना लेते हैं। ये आपके सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का ही है। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x² - α + β + अल्फ़ा बीटा। ठीक है, x² एज इट इज़ रहेगा, हमको सम दिया हुआ है कितना -5 और बाहर माइनस लगा यानी प्लस हो जाएगा, तो 5 इधर x होगा। ठीक है, तो 5x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट हमको दिया है 6, तो ये 6 हो जाएगा। x² + 5x + 6 कहाँ है, कौन सा ऑप्शन, ये इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आपको कह रहा है कि k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 इक्वेशंस दी हैं, x + y - 4 = 0 और 2x + ky = 3। इसके नो सोल्यूशन है। अब नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 ये इक्वल होना चाहिए b1/b2, ये नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2। अपना काम सिर्फ इतने से हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2। a1 क्या है, पहली वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, x के पहले यहाँ क्या है 1 है। ठीक है, a2 क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x के पहले क्या है 2 है, यानी 1/2 इक्वल होगा b क्या है, y का कोफिशिएंट, y के पहले क्या है यहाँ 1 है, और दूसरी इक्वेशन में y के पहले क्या है k है। ठीक है, तो b2 की वैल्यू हमारी k हो जाएगी। ये बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। 1/2 = 1/k, इसका मतलब k की वैल्यू क्या है 2 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपको HCF और LCM बताने हैं 12, 21 और 15 के। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 to the 4 2 का स्क्वायर इंटू 3 2 to the 4 और 4 3 12, इस तरह लिख सकते हैं। 21 को लिख सकते हैं 3 × 7 और 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। LCM के लिए हम सारे पहले अलग अलग जो नंबर हैं उसको लिख लेते हैं। कौन कौन सा नंबर है, एक तो 2 हमारे पास है, दूसरा 3 है और एक 7 है और एक 5 है। मैक्सिमम पावर सबकी लेंगे, यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं 12 में 2 की पावर 2 है तो यहाँ हम 2 ले लेंगे, बाकी सबकी पावर तो 1 ही है। 2 to the 4 4 3 12 हो जाएगा और 7 5 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 350 और 70 420 हो जाएगा। ठीक है, LCM हमारा 420 हो गया। HCF की बात कर लें हम तो उसी को लेंगे जो तीनों में कॉमन होगा। तो 2 तो नहीं है, 3 हमारा सब में कॉमन है तो बस 3 होगा। HCF हमारा 3 है, तो कौन सा होगा, इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 सही है, तो AP का है। AP हमारे फर्स्ट टर्म में नहीं है, सो हम बाद में देखेंगे। 7th वाला क्वेश्चन भी AP का है तो इसे भी हम बाद में देखेंगे। 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है तो ये हमारे सिलेबस में इसे हम देखेंगे। आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यानी क्या होता है, अंडर रूट
x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा क्या होगा, x1 होगा, और ये अकेले जो कॉमा लगा के 0 है ये हमारा y1 होगा। यहाँ पर देखो कॉमा से पहले ये हमारा x1 होगा और ये पूरा टर्म हमारा ये x2 होगा और ये हमारा y2 होगा। तो x2 हमारा 0 है तो 0 माइनस ये x1 वाला टर्म हम पूरा लिख देंगे a cos थीटा। अब पहले माइनस है तो यहाँ प्लस भी माइनस हो जाएगा b साइन थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, और y1 तो हमारा 0 है तो लिखने को मतलब नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इनका माइनस बाहर कॉमन चला जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा तो ये कोई मतलब नहीं इसका माइनस का, तो ये भी प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लगा के a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस होगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इसका तो काम तमाम हो गया। a वाले टर्म को एक साथ हम लिख लेंगे, ये हो गया, और एक ये हो गया, और b वाले को हम एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो a वाले को एक साथ लिखेंगे मतलब a को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये वाला लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इस तरीके से b स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी हमारा 1 हो जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन ये पूरा हमारा रूट था तो रूट भी रहेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका सी ऑप्शन सही है। 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट है p k, 0, ये डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को जो कि ज्वाइन कर रही है। एक पॉइंट a है 2, -2 और दूसरा पॉइंट है b -7, 4। रेशियो आपको दिया है 1:2, तो k की वैल्यू आपको बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, चाहे आप x को पकड़ लो या आप y को पकड़ लो, लेकिन यहाँ पर देखो हमको क्या निकालना है, k निकालना है। तो k किसकी वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू है, क्योंकि y तो हमारा 0 दिया हुआ है तो सबको x को ही पकड़ेंगे हम। यहाँ पर हमने x ले लिया, इसका x ले लिया, ठीक है, यही तीनों है। तो ये पहला वाला पॉइंट है हमारा फर्स्ट वाला, और ये हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है। तो जो रेशियो दिया है पहला वाला रेशियो दूसरे वाले पॉइंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा -7 से, और बीच में यहाँ प्लस का साइन लगेगा। दूसरा वाला रेशियो वो पहले वाले पॉइंट के x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x हम देखें, y को भूल जाओ, तो इसकी वैल्यू क्या है 2 दी हुई है, यानी 2 × 2 ये हो गया, और रेशियो का सम जो 1 और 2 है इसका सम डिवाइड कर देंगे, 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -7 + 4/3, -3/3, इसकी वैल्यू -1 हो गई, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। यही हमारी k की वैल्यू है। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको p की वैल्यू बतानी है, पॉइंट दिए हुए हैं a 3,1 b और c इस तरह पॉइंट दिए हैं, और ये कह रहा है कि ये कोलिनियर है, यानी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इसका तो एक तरीका ये है कि आप ab निकाल लो, bc निकाल लो और ac निकाल लो, फिर ab + bc बराबर होगा ac के, वहाँ से इक्वेट करके p की वैल्यू निकाल लो, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है ट्राइंगल का एरिया निकाल के। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो आपके सिलेबस में नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर आपको MCQ बेस्ड आना है, तो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो ये मतलब नहीं है, बस आपका आंसर आना चाहिए। तो वो वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लोगे तो आसानी से निकल आएगा, क्योंकि देखो ट्राइंगल क्या होता है, 3 पॉइंट से मिलके बना होता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि वो तीनों एक लाइन में नहीं होना चाहिए, वरना ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर ये 3 पॉइंट है हमारे पास एक ही लाइन में है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, फिर ये एक लाइन बन जाएगी, यानी उस केस में एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसका एरिया 0 है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसको हम लगाते हैं, वो भी आपका याद हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, देखो कैसे याद होगा। आपको लिखना है यहाँ पर 1, 2 और 3, ठीक है, और ऐसे क्लॉकवाइज हम चलेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, बस इतना याद हो गया तो आपका काम हो गया। पहले हम चलेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1, 2, 3 इस तरह से हम चलेंगे, यानी 1, 2, 3।
दूसरे केस में हम 2 से स्टार्ट करेंगे, देखो ऐसे ही चलना है, 2 3, इसके बाद क्या होगा 1 आ जाएगा, 2 3 1 हो गया। तीसरे केस में हम 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो 3 1 और 2 आ गया, यानी 3 1 और 2। अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, बहुत आसान है, 1/2 हमने लगा दिया, बस इसके आगे क्या होगा, हमें पहले 1 लिखना है, तो x 1 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर y के टर्म होंगे 2 और 3, यानी y2 माइनस y3, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब क्या पहले है 2 है, तो x 2 ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर y का होगा 3 और 1, यानी y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x 3 हो जाएगा, यहाँ 1 और 2 अंदर रहेगा, यानी y1 माइनस y2, ठीक है, ये हो गया। इसे कई बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया 0 होगा, तो इक्वल टू 0 कर देंगे, x1 की वैल्यू हम रख देंगे, ये क्या है 3 है, तो 1/2 हो गया हमारा, ये 3 हो गया। y2 और y3 क्या है, p और -5, यानी p और यहाँ बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p प्लस 5, प्लस x2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा, y3 हमारा -5 है और माइनस, और y1 हमारा क्या है 1 है, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 7 है और y1 हमारा क्या है 1 है, माइनस y2 क्या है हमारा p है, ठीक है, ये इक्वल होगा हमारे 0 के, 2 उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। बस को कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर लोगे 3p प्लस 3 5 15 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा माइनस 7p। इसको आप सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आकर हमारे इस पेपर के MCQ बेस्ड वाले क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 10 ही थे, 10 हमने कर लिए हैं। तो 10 तक तो आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 to 15 ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं और 1 मार्क्स के हैं। तो देखो इसमें भी यही कर सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दे और 4 ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर उसी चैप्टर या उसी टॉपिक के क्वेश्चन दिखेंगे जो कि आपके सिलेबस में है फर्स्ट टर्म के, और बाकी मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13, अब इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 2A दिया हुआ है। यहाँ आपको बताना है लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो सारे ही बराबर होते हैं, सब वैल्यू उसकी बराबर होती है, तो किसी एक को भी फाइंड कर लो। और दूसरी बात, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है √3/2s, यानी s मतलब साइड। अब साइड आपको 2a दिया हुआ है तो यहाँ आप पुट कर सकते हो √3/2 और यहाँ 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a√3 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो या आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। जैसे आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड आपको सारे 2a दिए हुए हैं, 2a यहाँ पर भी, 2a यहाँ पर भी। आप यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये ऐसे आएगा और ये 90 डिग्री बनाएगा और इस वाली साइड को 2 बराबर हिस्से में बांट देगा। यानी जो अब ये 2a है वो यहाँ से यहाँ तक ये a बचा, ठीक है, और बाकी आपका ये a हो गया। अब यहाँ से आप पाइथागोरस लगा सकते हो, जैसे एल्टीट्यूड को h मान लें तो यहाँ से निकाल सकते हो 2a का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4a स्क्वायर, और ये a इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड, तो माइनस a स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस करोगे तो 3a स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो a√3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरह से आप कर सकते हो, तो इसका आंसर a√3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको वैल्यू बतानी है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो एग्जाम में क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा और इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो बदल जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू 1/सेक थीटा होगी। तो 1/सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस पूरे जो है टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 इसका आंसर है। अब इसमें एक ऑप्शन भी था, चाहे ये ऊपर वाला करो जो भी हमने किया, या ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वैल्यू आपको इसकी बतानी है। तो यहाँ देखो वही चीज़ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी, वही आइडेंटिटी लगेगी। तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अब क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा,
और अभी हमने देखा था सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो ये सेक किस में बदल जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये कैंसिल होकर इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हमारे टर्म 1 के सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ऐसे रैंडमली चूज कर लिया गया, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लेटर चूज किया गया है वो एक कॉन्सोनेंट है। अब देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, टोटल आपके 26 होते हैं, जिसके अंदर वॉवल्स कितने होते हैं, AEIOU 5 होते हैं, और जो वॉवेल नहीं होते बचे कितने, कॉन्सोनेंट हो गए। तो 26 में से 5 वॉवेल तो बचे 21, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी अगर अल्फ़ाबेट हम निकालेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो कितने नंबर हमारे निकल सकते हैं, टोटल कितने नंबर हैं। तो टोटल हमारे 26 है और हमें कितने चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। तो कॉन्सोनेंट हमारे कितने हैं, 21। तो यही प्रोबेबिलिटी हो गई 21/26। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी प्रोबेबिलिटी का है। एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है एक बार, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा नंबर आए जो कि 3 से कम हो। तो डाइस में कितने नंबर आ सकते हैं, ये थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी होगी तो उनको भी समझ में आ जाए। जो डाइस होता है आपका, जो पासा होता है, उसमें कितने नंबर होते हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है, कोई सा भी 6 नंबर आ सकता है। तो टोटल हमारे पास 6 हो गए, और कह रहा है कि ऐसा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि 3 से कम है। तो 3 से कम डाइस में क्या होता है, या तो 1 होता है या 2 होता है, यानी यही दोनों होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालेंगे, जो टोटल है डाइस फेंकने में क्या आ सकता है, टोटल 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो 6 नीचे आ गया। हमें क्या चाहिए, वो नंबर जो 3 से कम है। तो ऐसे कौन से हैं, 2 ही नंबर्स हैं, तो ये 2 आ गया हमारा। 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/3 आ गई। अब इसमें भी ऑप्शन था कि ये वाला करो या ये वाला। प्रोबेबिलिटी दी है किसी गेम को जीतने की 0.07, तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है। जैसे मान लो कोई भी चीज है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है कि ये चीज होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको A दी है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 - A। तो यहां हम कह सकते हैं कि जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको दी है 0.07, तो ना जीतने को हम क्या कहते हैं, हारना ही तो कहते हैं, क्योंकि यहां पर कोई ड्रॉ वगैरह की बात नहीं हो रही। जब तक कोई बात ना करे तो हम यही मान के चलेंगे कि एक बंदा या तो जीतेगा या हारेगा, ठीक है। तो ना जीतने की यानी हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 0.07, इसकी वैल्यू 0.93 होती है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 से 26 ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि हमारे एग्जाम में तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 1 मार्क्स के होंगे, तो हमें नॉन MCQ करने की क्या ज़रूरत है, या 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है। तो पहले क्या होता था, जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे वो 1 मार्क्स के होते थे और ईजी होते थे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि पूरे पेपर में सारे क्वेश्चन आपके MCQ बेस्ड होंगे और सबका ही 1 मार्क्स के होंगे, तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके ईजी होंगे। अगर आपने सैम्पल पेपर CBSE का देखा होगा तो आप जानते होंगे कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो इजी है, लेकिन सेक्शन बी के अंदर थोड़े टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यानी पहले जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आया करते थे वो क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मार्क्स सबका बराबर होगा। सेक्शन ए में भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और बी में भी 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसलिए जो प्रीवियस ईयर के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करने को दिया हुआ है, वहाँ एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे देगा साथ में। जैसे यहाँ पर प्रूविंग के क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ आपको प्रूविंग को दिया हुआ है, वहाँ पर जो चीज़ यहाँ प्रूव करने की है वहाँ फाइंड करने को दे दे और साथ में 4 ऑप्शंस आपको दे दे। और ऐसा CBSE ने किया है। सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी बुक के प्रूविंग वाले क्वेश्चन है उसको उसने वैल्यू फाइंड वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करके और 4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, इसीलिए हम नॉन MCQ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जब हम क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब 21 वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो ये क्वेश्चन आपका प्रूविंग का था, यानी आपको यहाँ फिगर दी हुई है और कह रहा है कि DE पैरेलल है AC के, यानी जो आपका ये DE है ये पैरेलल है आपके AC के, ठीक है। और DC पैरेलल है AP के, यानी ये जो आपका DC है और ये जो आपका AP है ये पैरेलल है। आगे आपको प्रूव करने को दिया था, एक रिलेशन दिया था जो कि आपको प्रूव करना था कि बताओ ये रिलेशन कैसे सही है। अब यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया और यहाँ पर दे दिया कि करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा। जो प्रूव करना था
वो इन 4 ऑप्शन में से एक रिलेशन है जो कि करेक्ट है। तो बताना है आपको करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर पैरेलल लाइंस दी है, इसका मतलब आपको पढ़ के ये आइडिया हो जाना चाहिए कि थ्योरम 1 या सेकंड यहाँ पर अप्लाई होगा, जिसमें हमको एक ट्रायंगल दिया होता है और ये कहा जाता है कि ये अगर लाइन पैरेलल है तो उसका ये रिलेशन बनेगा। तो यहाँ भी पैरेलल लाइंस है, मतलब वही रिलेशन हम लगा लेंगे। तो एक बार हमको दिया हुआ है कि जो आपका DE है और AC ये आपस में पैरेलल है, तो हम इस ट्रायंगल की बात कर लेंगे, ठीक है। जो ये मैं येलो से बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल की बात कर लेंगे जहाँ पर एक साइड ये पैरेलल है। तो रिलेशन क्या कहता था कि जो आपका BD है और DA इसका रेशियो बराबर होगा BE और AC के रेशियो के। थ्योरम देखो वही अप्लाई हो रहा है, बस इस ट्रायंगल को थोड़ा हमको घुमा हुआ दिख रहा है। वहाँ पर जो आप थ्योरम देखोगे वहाँ ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रायंगल ऐसे उलट गया है, यानी 90 डिग्री हमने इधर कर दिया है, बस ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए रिलेशन हम लिख लेते हैं कि ये BD अपॉन AD ये बराबर होगा किसके, BE बाई EC के, ठीक है। तो ये तो पहले वाले से हमें पता चल गया जब DE और AC के पैरेलल है, और साथ ही साथ दे रहा है कि DC AP के पैरेलल है। यानी अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अब किसकी बात हो रही है कि जो आपका DC है वो पैरेलल है AP के। तो अब हम ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं, ये जहाँ पर ABP ये ट्रायंगल है और DC एक पैरेलल लाइन है जो कि AP से पैरेलल है, ठीक है। तो दूसरा रिलेशन क्या होगा, BD अपॉन DA ये इक्वल होगा BC के, ठीक है। जो पैरेलल है वहाँ पॉइंट तक हम जाएंगे, ठीक है। DC वाला है ना, तो C तक, BC और CP। कहने का मतलब ये है कि BD बाई AD ये इक्वल होगा BC बाई CP के, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि BE बाई EC ये इक्वल होगा BC बाई CP के। तो क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, BE बाई EC ये दिख रहा है, BC बाई CP, तो इसका D ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक नंबर है x जो कि ऐसे रैंडमली चूज कर लिया गया है फ्रॉम द नंबर्स। ये नंबर्स आपको दिए हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इनमें से एक नंबर चूज कर लिया गया है, वो नंबर कोई x है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो नंबर हमने चूज किया है उसका जो स्क्वायर है वो 4 के बराबर या उससे कम होगा। तो देखो टोटल हमको कितने नंबर दिए हुए हैं, पहले हम टोटल देख लेते हैं। -3 ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी टोटल हमें 7 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल तो हमारा 7 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ उन नंबर्स को लेना है जिनका स्क्वायर 4 से कम या 4 के बराबर हो। तो -3 का स्क्वायर तो हमारा 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। और उसके बाद ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होगा, ये 4 होगा और ये 9 होगा। तो हमें 4 से कम या 4 के बराबर लेना है, तो बस यही नंबर्स लेंगे हम, -2 से लेके 2 तक, ये 5 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल वाले को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। टोटल हमारे 7 नंबर्स हैं और जो हमारा फेवरेबल है, जो हमको चाहिए, वो ये 5 नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 4 से कम है। तो 5/7 ये आंसर हो गया। तो सेक्शन बी में टर्म 1 के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब सेक्शन सी की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 से 34 तक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके सेक्शन बी में जो आपका मेन एग्जाम होगा वहाँ आ सकते हैं। मार्क्स भले ही 1 होगा, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसके जो जीरोज़ हैं वो रेसिप्रोकल हैं किसके, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसके जो जीरोज़ हैं उसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है उसके जीरोज़ आ जाएंगे। तो भाई बस इतना समझो कि पहले इसके तो जीरोज़ निकाल लो, फिर रेसिप्रोकल कर लेंगे हम। तो जीरोज़ हम कैसे निकालेंगे, जीरोज़ का सम हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर देखो ये b है -b और ये a हो गया -b/a हो गया। और प्रोडक्ट होता है रूट का c/a, तो हम c/a लिख लेते हैं। अब जो पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है उसके जो जीरोज़ हैं वो रेसिप्रोकल है, यानी इसके अल्फ़ा और बीटा थे तो इसके 1/अल्फ़ा और 1/बीटा होंगे। इसका हम सम निकाल लेते हैं, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये क्या होगा। तो यहाँ से देखो हम एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, यहाँ से ये बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है -b/a, तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है c/a, ठीक है। तो c/a हम कर लेते हैं, a से a कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू -b/c आ जाएगी। तो इस नए वाले पॉलिनोमियल का जो जीरोज़ के सम है वो तो हमको आ गए। अब प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, यानी 1/अल्फ़ा एक जीरो है और दूसरा 1/बीटा, इसका प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा,
और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमको c बाई ए दी हुई है, यानी इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा a बाई सी। अब पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, के एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस के प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, यहाँ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये के हो जाएगा सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या आ रहा है माइनस बी बाई सी, यानी ये माइनस बी बाई सी हो जाएगा प्लस के और प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है ए बाई सी, यानी ए बाई सी हो गया। इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के बी बाई सी प्लस के ए बाई सी। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है। हो सकता है ऑप्शन में आपको क्या दिया हो, सी एक्स स्क्वायर दिया हो, इसका मतलब के की वैल्यू क्या है सी होगी, तो के की वैल्यू अगर आप सी पुट कर दोगे तो यहाँ से सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के की वैल्यू सी रखेंगे तो नीचे वाला सी चला जाएगा तो बचेगा बी, और यहाँ x भी होगा ना साथ में, यहाँ साथ में x है। ठीक है, ये x है, bx हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एक फ़्लाइट है जो कि 600 किलोमीटर की है, यानी जो जर्नी है फ्लाइट से जो दूरी तय की जा रही है वो 600 किलोमीटर है, डिस्टेंस आपको दी है। एक एयरक्राफ्ट क्या करता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है मौसम के ख़राब होने की वजह से। जो एवरेज स्पीड है उस ट्रिप की यानी 600 किलोमीटर ट्रैवल करने की वो है 200 किलोमीटर पर आवर। तो बैड वेदर की वजह से क्या है, उसकी स्पीड कम हो जा रही, रिड्यूस हो रही है। तो स्पीड कम हो जाएगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको अपनी जर्नी पूरा करने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है 30 मिनट, यानी आधा घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपको ओरिजिनल ड्यूरेशन बतानी है फ़्लाइट की, यानी जब मौसम बढ़िया है जो नॉर्मल उसकी फ़्लाइट की ड्यूरेशन है वो आपको बतानी है। तो बेसिकली आपको बात किसकी कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, कितनी ड्यूरेशन लगेगी, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट उसका है। तो देखो एकदम बेसिक से चलेंगे, कैसे हमको करना है। सिंपल फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या निकालना है, ड्यूरेशन निकालना है, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इधर जाएगा, स्पीड इधर जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम देखो दो तरीके का है। एक वो टाइम है जो नॉर्मल कंडीशन में जो एयरक्राफ्ट स्पीड से जा रहा है उसका है, और एक वो टाइम है जब मौसम ख़राब हो जा रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो पहले नॉर्मल वाले की हम बात कर लेते हैं कि उसको टाइम कितना लगेगा। देखो डिस्टेंस हमको दी हुई है 600 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड क्या है, देखो स्पीड हमको नहीं दी हुई है तो स्पीड को हम s मान लेते हैं। ये तो नॉर्मल कंडीशन में है जो जाती है फ़्लाइट, लेकिन कह रहा है कि मौसम ख़राब होने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई, अब कम हो गई, यानी अब टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो नया वाला जो टाइम है उसको हम t डैश मान लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस उतनी है 600 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन स्पीड क्या हो गई, रिड्यूस बाई 200 किलोमीटर, यानी अब स्पीड कितनी हो गई, जो पहले थी उसमें से हम 200 माइनस कर देते हैं, इतनी हो गई है। और हमको ये कह रहा है कि अब टाइम क्या हो रहा है, वो 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी टी डैश वाला जो टाइम है, नया वाला टाइम, वो पहले वाले टाइम में हम 30 मिनट प्लस कर दें, उतना है। ठीक है, अब ये टी इधर चला जाएगा तो टी डैश माइनस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। अब इसी को हम पुट कर देते हैं, टी डैश की जगह हम 600 बाई एस माइनस 200 लिख देते हैं, माइनस इस टी की जगह हम 600 बाई एस पुट कर सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा, 30 मिनट के। अब देखो जो स्पीड दी है हमको वो किलोमीटर आवर्स में दी है, डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दी है, तो इस मिनट को भी हम क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आवर्स में आ जाएगा, यानी 1/2 आवर्स, यानी आधा घंटा। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है सिंपली। यहाँ से आप एलसीएम ले लो तो आपका s माइनस 200 हो जाएगा और ये s हो जाएगा, तो यहाँ से 600 s हो जाएगा माइनस 600 s माइनस 200 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1/2 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1200 s माइनस 1200 s, और इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे तो ये माइनस रहेगा और यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 24 और ये 40, यानी 2,40,000, ये इक्वल होगा एस स्क्वायर माइनस 200 एस के। अब देखो ये और ये तो माइनस होकर 0 हो जाएगा, ये 2,40,000 राइट साइड चला जाएगा, तो इक्वेशन हमारी फाइनली क्या बन जाएगी, एस स्क्वायर माइनस 200 एस माइनस 24,0,0,0 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके सामने बन गई। अब s की वैल्यू यहाँ से आपको निकाल लेनी है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हम बात करेंगे, यानी इस माइनस 200 को इस तरह से डिवाइड करो
ए और बी किसी नंबर में कि जब हम ऐड करें तो -200 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो -2,40,000 आए। तो बस इस पे ध्यान दो कि इधर 2 है, उधर 24 है। अब 24 को किस तरह से हम तोड़ें कि उन दो नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आ जाए। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, इससे भी काम नहीं बनेगा। 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, इससे भी काम नहीं बनेगा। 4 6 या 24। देखो अब ये काम बन गया। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। यानी हम ये लिख सकते हैं -600 प्लस 400, ये दो टर्म ले सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2,40,000 आ जाएगा आपका, 6 4 से 24, और ऐड करने पे -200 आ जाएगा। यानी अब हमें पता चल गया कि किसमें ब्रेक करना है। तो ये s स्क्वायर हो गया -600s प्लस 400s माइनस 240000 इक्वल टू 0। यहाँ से s हम कॉमन ले लेंगे, s -600 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हम 400 कॉमन ले लेंगे, -4 6 या 24, तो ये 600 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से s की वैल्यू एक तो 600 आ जाएगी, दूसरी -400। भाई स्पीड आपकी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम पॉजिटिव वाला लेंगे। यानी s की वैल्यू कितनी होगी, 600 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारी स्पीड निकली है, हमको टाइम निकालना है, ओरिजिनल वाला टाइम निकालना है। तो ओरिजिनल वाला हमने क्या माना था, देखो ये माना था t = 600/s। तो हम t निकाल लेंगे क्या, 600, और s हमारा क्या है 600। तो ये हो गया, t की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आवर, यानी 1 घंटा। तो फ्लाइट की ड्यूरेशन क्या होगी हमारी, 1 आवर्स। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें। यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि एक पॉइंट है c -1, 2, ये डिवाइड कर रहा है इंटरनली, एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट a2,5 और bx,y को ज्वाइन करने से बनना है। रेशियो आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी जो x y है यही आपको निकालना है। तो देखो इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया था कि कैसे आपको याद करना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, x को पकड़ लेंगे और एक बार y को पकड़ लेंगे। तो पहले x को ले लेते हैं, यहाँ x ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो x लिया है हमने तो -1 ले लेंगे। c पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, ये इक्वल होगा किसके, देखो ये जो रेशियो दिया है इसका पहला वाला दूसरे वाले पॉइंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, 3x प्लस, और जो दूसरा वाला आपको दिया हुआ है ये पहले वाले पॉइंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, इस तरह से हो जाएगा, अपॉन जो रेशियो है 3 और 4 इसका एडिशन, 3 + 4 क्या होता है 7। एक तो ये हो गया। दूसरा अब y को पकड़ लेंगे, तो y यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 इक्वल होगा किसके, पहला वाला रेशियो दूसरा वाला पॉइंट कौन सा, b वाला, इसके y से जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब y की हम बात कर रहे हैं, 3 इंटू वाई, 3y हो गया। और दूसरा वाला जो रेशियो है क्या है, ये 4, वो पहले वाले पॉइंट के y से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 7। अब यहाँ 7 इधर चला जाएगा, -7 इक्वल 3x प्लस 4 2 = 8, और यहाँ से 7 2 = 14 इक्वल्स 3y प्लस 4 5 = 20। यहाँ से x की वैल्यू -5 और यहाँ से y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो bx, y हमारा क्या हो जाएगा, -5, -2। यही है कोऑर्डिनेट्स b के। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आपको नीचे एक फिगर दी हुई है जहाँ एंगल d और एंगल e बराबर है, और ये रिलेशन आपको दिया है AD/DB बराबर है AE/EC के, यानी AD/DB ये बराबर है AE/EC के। अब देखो ये भी प्रूविंग वाला था कि आपको प्रूव करना था कि ये ट्रायंगल ये वाला है। यहाँ मैंने ऑप्शन दे दिया कि बताओ कौन वाला है ये ट्रायंगल, ये क्या होगा, इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, या कोई नहीं होगा। तो देखो पहली चीज़ आपको यहाँ पर दी हुई है एंगल डी और एंगल ई बराबर है। कोई सा भी ट्रायंगल है जिसके अगर दो एंगल्स बराबर है, मान लो ये और ये बराबर है, तो वो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो उसके दो साइड्स भी बराबर होंगे। अब इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि अगर जो एंगल्स हैं आपके वो 60 डिग्री हैं, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। उस केस में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन इक्विलेटरल तभी बनेगा जब एंगल्स की वैल्यू 60 डिग्री होगी। अदरवाइज कोई सा भी केस ले लो, अगर दो एंगल्स बराबर है तो वो आइसोसेलेस बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो ट्रायंगल ADE है वो आइसोसेलेस तो हर केस में होगा, हर हाल में आइसोसेलेस तो होगा। लेकिन हमें ट्रायंगल BAC के बारे में बात कर रहा है, नहीं, ये बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है।
तो देखो ये रिलेशन जो हमको दिया है AD/DB = AE/EC, इस रिलेशन से हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2 हम ये कह सकते हैं कि जो DE लाइन है और BC लाइन है ये आपस में पैरेलल होगी। और अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ADE ये सिमिलर होगा ABC के, ठीक है। यानी जैसा ट्राइंगल ये ADC है वैसा ही ABC होगा। ADE अगर आपका आइसोसेलेस है तो ABC भी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, जो कि C ऑप्शन होगा। अब आप कहोगे कि अभी मैंने बताया था कि इक्विलेटरल भी हो सकता है। अगर एंगल हमारा ये 60 डिग्री है तब तो फिर सारे ही 60 डिग्री हो जाएंगे उस केस में। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि दो ऑप्शन आपके सही हो तो उस ऑप्शन को चूज किया जाएगा जो हर हाल में हर कंडीशन के अंदर सही हो रहा हो। तो यहाँ तो वैसे ही हम देखें तो दोनों ऑप्शन सही होंगे आपके, A भी और C भी। लेकिन आपको चूज एक ही करना है, तो आप कौन सा चूज करोगे जो हर हाल में बराबर होगा, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं दी कि D की वैल्यू क्या है। अगर तो आपको वैल्यू दी होती कि एंगल D बराबर है एंगल E की और ये बराबर 60 डिग्री है, तब आप इक्विलेटर लगाते, अदरवाइज आप आइसोसेलेस ट्रायंगल लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है। प्रूव करना है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 है। तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, एग्जाम्पलर से उसने क्वेश्चन उठाया, प्रूविंग का क्वेश्चन था। वहां पर सिंपली आपको कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा, और ये ने हटा कर आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूविंग की जगह बदल के वो आपको वैल्यू फाइंड करने को दे दे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इस हिसाब से हम करेंगे कि बेसिकली हमको टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। 1 को आप भूल ही जाओ, क्योंकि आएगा क्वेश्चन तो ऐसे आपको ये वैल्यू न दी होगी, ऑप्शन में दिया होगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा √3 है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा हमको निकालना है। जब कभी आपको ऐसा हो, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, कि आपको जब समझ में ना आए कि क्या करना है क्वेश्चन में, कैसे आगे बढ़े, तो एक चीज़ याद रखना, हर चीज़ को आप साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करना। यानी टैन और कॉट को हम साइन और कॉस में बदल लेते हैं, तो टैन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा हमारा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको अगर एलसीएम ले लें तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी वैल्यू बेसिकली आपको बतानी है। तो देखो साइन और कॉस में बदल गया, यहाँ साइन और कॉस का एडिशन दिया हुआ है, हमको साइन और कॉस का प्रोडक्ट बताना है। इसको अगर स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी a प्लस बी अगर आपको दिया है, इसको स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, और यहाँ देखो a और b का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इसको स्क्वायर कर देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और √3 का स्क्वायर तो हमारा 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 चला जाएगा राइट साइड, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 3 - 1 2 हो जाएगा। ये 2 जाकर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1/1 और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। अब सेक्शन डी में सारे ही वो क्वेश्चन हैं जो आपके इस टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी या तो सिलेबस के बाहर के हैं या ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पूछे नहीं जा सकते यहाँ पर, ठीक है। तो सेक्शन डी में कोई भी क्वेश्चन आपके लायक नहीं है। तो बस ये इतना क्वेश्चन था इस पेपर के अंदर। जितने भी क्वेश्चन इस बार आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने करा दिए। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और भी मैं वीडियोस डालूंगा। ऐसी ही और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक ट्राइंगल जैसा बना होगा, एरो जैसा, उस पर आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से और वीडियोस देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के जब ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।